नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग द्वितीय वर्ष कला के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसको आधुनिक सरकारें के नाम से भी हम लोग जानते हैं, के संदर्भ में अध्ययन करते हुए ब्रिटेन के संविधान के बारे में चर्चा गत व्याख्यानों की जो श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हम कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत आज हम लोग ब्रिटेन की जो संसद है, जिसे कि पार्लियामेंट कहा जाता है, आज हम इस ब्रिटिश व्यवस्थापिका के जो आधारभूत बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक सरकार के अंतर्गत उसके 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका विधि निर्माण का कार्य करती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित विधि को लागू करने का कार्य करती है। और न्यायपालिका कार्यपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित विधि को लागू करने पर उसकी सुनिश्चित पालना में सहयोग करती है। अर्थात जो व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करने का कार्य करती है, तथा यह प्रयास करती है कि संवैधानिक मान्यताओं की अनुपालना सुनिश्चित रूप से हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गत व्याख्यानों के अंतर्गत हम ब्रिटेन की जो कार्यपालिका है उसका अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें कि हम ब्रिटेन की कार्यपालिका के दोनों स्वरूपों अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत ब्रिटिश सम्राट आता है और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल समाहित है। आज हम ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है, जिसे कि पार्लियामेंट कहा जाता है, के संदर्भ में कुछ आधारभूत बातों की चर्चा करेंगे। एक विद्वान हुए हैं डायसी, वे कहते हैं कि वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। अर्थात डायसी के कथन का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह कथन यह अभिव्यक्त करता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो प्रभुसत्ता है वह अपने आप में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी एक प्रमुख विशेषता या आधारभूत विशेषता है। अर्थात डायसी ने यह माना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने आप में संप्रभु है। जब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की संप्रभुता के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कानूनी दृष्टि से जो ब्रिटेन की संसद है उसकी प्रभुसत्ता, वो जो ब्रिटेन का संविधान है उसकी एक
आधारभूत और महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन की संसद कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर सभी विषयों के संदर्भ में विधि का निर्माण कर सकती है और संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। सैद्धांतिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन की पार्लियामेंट को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की प्रभुसत्ता या संप्रभुता कहा जाता है। तो यह बात कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि शायद पूरे विश्व में कोई भी व्यवस्थापिका या विधानमंडल इतना सशक्त नहीं है जितना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो बहुत अधिक विस्तृत हैं और इसकी शक्ति जो है बहुत असीमित है। एक विद्वान हुए सर एडवर्ड कोक, उन्होंने लिखा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तव में संसद की शक्ति बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। डाइसी ने संसद की संप्रभुता के संदर्भ में कहा है कि ब्रिटिश संसद कानूनी दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ बना सकती है, करार दे सकती है। वह मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है। वह गैर कानूनी संतान को कानूनी करार दे सकती है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामलों में न्यायाधीश बना सकती है। तो डाइसी महोदय का ये जो कथन है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद या पार्लियामेंट की जो असीमित या अपार शक्ति है उसको स्पष्ट कर रहा है। जब हम संसद की संप्रभुता की बात करते हैं तो यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि संप्रभुता से यहाँ क्या आशय है। यहाँ ब्रिटिश संसद की संप्रभुता से आशय जिन बातों से लिया जाता है उनमें प्रथम है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कानून निर्माण की एकमात्र सत्ता है। हम जानते हैं कि ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था वाला है, अर्थात ब्रिटेन में संघात्मक शासन को नहीं अपनाया गया है। जिस देश में एकात्मक शासन होता है उस देश में कानून निर्माण का जो अधिकार है वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास ही होता है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटेन की पार्लियामेंट ब्रिटेन में कानून निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है। ब्रिटिश संविधान पार्लियामेंट के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को कानून निर्माण का अधिकार नहीं देता। तो यहाँ स्पष्ट है एकात्मक शासन होने के कारण ब्रिटेन में संसद जो है, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, वह कानून निर्माण की एकमात्र सत्ता है। दूसरा जो बात निकल के आती है वह है कि जो ब्रिटिश संसद है उसकी कानून निर्माण शक्ति की कोई सीमा नहीं है, अर्थात ब्रिटेन में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके संबंध में ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून का निर्माण ना कर सके।
पार्लियामेंट की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं भी नहीं निर्धारित की जा सकती। तीसरी बात निकल के आती है वह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी कानून के अंदर परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक लचीला संविधान है और वहाँ साधारण तरीके से कोई भी जो कानून निर्माण की स्थिति है उसे किया जा सकता है। ब्रिटेन में साधारण कानून और संवैधानिक कानून के बीच कोई अंतर नहीं है। ब्रिटेन की संसद किसी भी कानून में अपनी इच्छानुसार कोई भी परिवर्तन कर सकती है या उसको रद्द कर सकती है। यहाँ विशेष बात यह है कि चाहे साधारण कानून हो या संवैधानिक कानून, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है इस प्रकार का सारा कार्य अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया बहुत ही साधारण तरीके से संपादित कर ली जाती है, अर्थात किसी जटिल प्रक्रिया का यहाँ प्रयोग या जटिल प्रक्रिया के आशय विशिष्ट बहुमत या कोई और पद्धति का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। एक अन्य जो बात निकल के आती है वह है कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, जुडिशियल रिव्यू की जो, उसका अभाव नज़र आता है। आज हम देखते हैं कि अमेरिका, भारत और इस प्रकार के जो देश हैं वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में इन राष्ट्रों के अंतर्गत संसद की जो प्रभुसत्ता है, अर्थात व्यवस्थापिका की जो प्रभुसत्ता है, उसका बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन ब्रिटेन में चूँकि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, अतः जो ब्रिटिश न्यायालय है वो संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून या उसके भाग को ना तो अवैध घोषित कर सकता है और ना ही उसको लागू करने से इनकार कर सकता है। अतः संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको ब्रिटिश के न्यायालयों सहित ब्रिटेन के प्रत्येक सत्ता के लिए अनिवार्य रूप से मानना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में संसद की जो प्रभुसत्ता की स्थिति है वो संविधान और शासन व्यवस्था के कुछ विशिष्ट लक्षणों के कारण हमको परिलक्षित होती है। इन प्रमुख लक्षणों में हम लोग जिनको शामिल करेंगे वो है, एक तो लचीला संविधान, दूसरा है एकात्मक शासन व्यवस्था और तीसरा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव। इन सब कारणों से वहाँ पर हमको संसदीय सर्वोच्चता या संप्रभुता की स्थिति नज़र आती है। अब क्या वास्तव में ब्रिटेन की संसद संप्रभु है या उसके ऊपर भी कुछ सीमाएं हैं जो कि उसको नियंत्रित या नियमित करती हैं? इस संदर्भ में यदि हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि यद्यपि कानूनी दृष्टि से जो ब्रिटेन की संसद है उसको पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त है, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का जो कानून का निर्माण किया जाता है उसको कहीं कोई असंगतता उसमें नज़र नहीं आती है। लेकिन व्यवहार में जब हम देखते हैं तो संसद की जो प्रभुसत्ता है उस पर अनेक रूप से प्रतिबंध या निर्बंध हमको नज़र आते हैं, जिनमें कि जो बातें हमको दिखती हैं उनके अंदर हम पहला मान सकते हैं जनमत, पब्लिक ओपिनियन। तो जनमत जो है वो संसदीय प्रभुसत्ता के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। वर्तमान समय में
1911 और 1949 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं वो बहुत अधिक सीमित हो गई हैं। और आज संसद की प्रभुसत्ता का तात्पर्य लोक सदन की प्रभुसत्ता अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स की जो प्रभुसत्ता है उससे ही होता है। अब चूंकि लोक सदन में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और इनके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी कानून के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जो जनमत है वो कहीं ना कहीं संसद की जो संप्रभुता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये है एक महत्वपूर्ण सीमा है। दूसरा आता है मोरल लिमिटेशंस, जिसको कि हम नैतिक बंधन कहते हैं, कि यहाँ स्पष्ट है कि भाई कानूनी दृष्टि से तो संसद प्रभुसत्तावान है, लेकिन व्यवहार में संसद के द्वारा नैतिक धारणाओं के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। एक विद्वान जेनिंग्स हैं, उन्होंने कहा है कि यदि कोई विधानमंडल यह निर्णय करे कि वो नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए तो ऐसे बच्चों को बचा रखना गैरकानूनी काम होगा, पर कोई पागल विधानमंडल ही ऐसा कार्य करेगा और जनता उसे ही पागल ही मानेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्पष्ट है कि नैतिक रूप से जो संसद है उसके ऊपर एक ये सीमा होती है कि वो कोई भी ऊटपटांग कानून नहीं निर्मित कर सकती। तीसरी बात नज़र आती है वो है परंपराएं, जिन्हें कि हम ट्रेडिशंस कहते हैं, कि ब्रिटेन का जो राजनीतिक जीवन है उसमें हम वैसे भी जानते हैं कि परंपराओं का बहुत बड़ा योगदान है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो कानून के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा ना हो संसद के द्वारा जो स्थापित परंपराएं हैं उनके विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसका आधार ही नष्ट हो जाएगा और जनता भी जो है संसद के विरुद्ध हो जाएगी। अतः परंपराओं का भी कहीं ना कहीं रूप से एक महत्वपूर्ण सीमा होती है। एक अन्य जो सीमा हमको नज़र आती है वह है कानून का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कि जो विधि का शासन है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अभिप्राय यह है कि कानून के समक्ष सही व्यक्ति समान है। विधि का शासन और संसद की प्रभुसत्ता परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। तो विधि का शासन संसद की प्रभुसत्ता पर एक प्रमुख प्रतिबंध के रूप में दृष्टिगत होता है। यदि संसद जो है विधि के शासन का उल्लंघन करेगी तो लगभग वैसी ही गंभीर जन प्रतिक्रियाएँ होंगी जैसी कि किसी देश के द्वारा जिस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर हो सकती है। एक अन्य जो सीमा नज़र आती है वह है वेस्टमिंस्टर परिनियम, जो 1931 का है। तो 1931 का जो वेस्टमिंस्टर परिनियम है वो भी संसद की प्रभुसत्ता को सीमित करने का कार्य करता है, क्योंकि इस नियम में यह उल्लेख किया गया है कि 1931 के बाद से ब्रिटिश संसद अधिराज्यों के लिए कोई भी अधिनियम उस समय तक नहीं बनाएगी जब तक कि अधिराज्य, जिसको कि हम डोमिनियन स्टेट बोलते हैं, कि जो संसद है उससे ब्रिटिश संसद से इस हेतु प्रार्थना ना की जाए। तो कहीं ना कहीं अधिराज्यों के संदर्भ में कानून बनाने की जो संसद की शक्ति है उसको भी एक इस वेस्टमिंस्टर अधिनियम के द्वारा सीमित कर दिया गया। एक अन्य विशेषता नज़र आती है वह है प्रदत्त व्यवस्थापन। तो हम जानते हैं कि वर्तमान में संसद के ऊपर कार्याध्यक्ष होने के कारण एक जो नई व्यवस्था अस्तित्व में आई है वो प्रदत्त व्यवस्थापन है। संसद जो है वो कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित कर देती है, तो विभिन्न नियम और नियम बनाने का जो कार्य है वो प्रशासनिक विभागों को सौंप दिया जाता है। तो यही प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण जो ब्रिटेन के अंतर्गत नियम और उपनियम के अंतर्गत संसद का कोई बहुत व्यापक नियंत्रण नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं यह संसद की प्रभुसत्ता को सीमित करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त
जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये जो ब्रिटिश संसद है उसकी प्रभुसत्ता को सीमित करने का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद की प्रभुसत्ता जो है उससे अभिप्राय ये नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है। इसका इतना अभिप्राय है कि वह कैसी भी विधि बनाए, लेकिन उसके द्वारा जो निर्मित विधि है उसको ब्रिटेन में किसी न्यायालय या न्यायिक जो अधिकारी है उसके समक्ष किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसी अभिप्राय में यहाँ ब्रिटेन की संप्रभुता को समझाया गया है। आगामी व्याख्यान के अंतर्गत हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो ढांचा है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। नमस्कार।